वहाँ स्ट्रीम हो रहा है देखिए। नहीं बगल में टैब तो है, कहाँ खोल रहे हैं, उसी के बगल में है, देखिए बगल साइड वाले में। ठीक है जी बताइए तो। अब एक्चुअली अब मैं कैसे कराऊं, जो आपके डाउट्स होंगे वो तो कर चुकी है, तो कैसे कराऊं, क्योंकि आप पहले। हम्म। हाँ लेकिन उनके तो हो चुके हैं ना, तो कैसे होगा, जब पहले क्लास में आप ज्वाइन करते तो वो क्या करेंगे फिर। अ, किसके डाउट्स। नहीं नहीं, इसके डाउट्स कम नहीं होंगे मुझे पता पूरा। हाँ जी कितने डाउट्स है आपके। हाँ क्योंकि इसके 88 क्वेश्चन में कम से कम 15-20 डाउट होंगे कम से कम। हाँ जी सैनी, 15-20 है ना। नहीं वही बोल रहा हूँ, 15-20 तो होंगे 88 में से ना कम से कम, या 50-60 हैं। तो काउंट किया तुमने। ठीक है अभी तुम सीखोगे फिर वो दोबारा सॉल्व करना। थिंग इज लर्निंग। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं आपके सारे डाउट करवा दूं तो उससे आपके हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है लर्निंग। तो अगर आपने सच में वीडियो देखे हैं, जो जिस क्लास आपने मिस किया था, जो इनके डाउट करा रहे थे, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे डाउट आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि वो डाउट शायद आपके भी रहे होंगे, है ना, जो इनको कराए थे। बाकी आप बाकी बचे हैं तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, तो पूरी क्लास इसमें चली जाएगी। तो अभी जो इनके डाउट्स हैं वो करो, उससे भी आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये पीडीएफ खोल देता हूँ, इससे देखो। नहीं नहीं जो लीनियर जो है क्वेश्चन एक्चुअली अलग दिखेगा ये, तो इन्होंने अच्छा भेजे हुए हैं, मतलब बाकी ये तो आगे प्रिंटेड है, ये तो हैंड रिटन इन्होंने भेजा है। इनके डाउट्स हैं ना। अच्छा बताइए, ट्राई करते हैं, बताइए तो इसमें क्या पूछना है। हम्म। तो अभी कोई सेट ऑफ मैट्रिसेस है 3x3 का, जहां पे ए ट्रांसपोज प्लस ए क्या है, बिलोंग्स टू। क्या लिखा हुआ आर आई मतलब क्या है ये? अच्छा रियल। अच्छा आर कोई नंबर है, ओके आर इंटू आइडेंटिटी, अच्छा। तो मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, ओके। सो अब कंसीडर क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड एज, इन्होंने डिफाइन किया अपने तरीके से, क्यू ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर माइनस ट्रांसपोज ए, मतलब सॉरी सॉरी हाँ सॉरी हाँ, तो ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके तो सिग्नेचर का डेफिनेशन क्या है। हाँ प्रिंसिपल माइनस, हाँ आप बताओ सिग्नेचर का डेफिनेशन बताओ। समझ नहीं आया, कोई मैट्रिक्स कैसे निकालोगे उसका। पोलर फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, मतलब मैट्रिक्स का पोलर फॉर्म का क्या मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं रितिका की सिग्नेचर जो होगा, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, मान लो है 1 2 3, मान लो 4, ठीक है, यहाँ 0 0, चलो 3x3 का लिखते हैं, 0 0 1 लेट्स से। तो आपके हिसाब से इस मैट्रिक्स का सिग्नेचर क्या होगा। 4 - 6,
4 माइनस 6 माइनस 2, फिर इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा कैसे 4 माइनस 6 ना, हाँ और आगे हाँ नेक्स्ट उसका क्या आएगा पूरे का -2, तो आपके हिसाब से इसका सिग्नेचर है प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे कोई एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो आप अगर चाहो तो। इसने कहा है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस है जो जिसका ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, चाहे ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और आपके स्केलर मैट्रिक्स है सो हमेशा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब ये डायगोनल ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है एक्चुअली, लेकिन ये पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका आर टाइम आई है। सो मुझे ऐसे दिक्कत आ रही थी क्वाड्रेटिक फॉर्म में बोला है कि कोई इक्वेशन बनाएंगे हम x y z की। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप। सर एक बात है, मतलब मेरे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नहीं समझ रहा, मतलब वो सिग्नेचर है क्वेश्चन, सिग्नेचर एक्चुअली है क्या, मतलब ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। अभी तो बताया सिग्नेचर कैसे निकालना, अभी आप जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? सर वो तो मैं डेफिनेशन देख के बता देती थी, मुझे पता नहीं कि वो सिग्नेचर होता है एग्जैक्टली क्या है। अभी तो बताया जो प्रिंसिपल माइनस है उसके साइन को अभी देख लो, सिग्नेचर चाहिए तो साइन क्या है वो चेक करना है, वो देखना है। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, प्रिंसिपल माइनस के जो वैल्यूज निकालो। तो यहाँ एक मैट्रिक्स ले लो आप 3x3 का कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो यहाँ पे, जहाँ पे वैसा हो जाए कोई 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, हो जाना चाहिए। और लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे सिग्नेचर क्वाड्रेटिक फॉर्म का पूछा है, आप जो बता रहे हो मैट्रिक्स का बता रहे हो वो यहाँ पे नहीं होगा जहाँ बता रहे हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाइक ये कोई ऐसा आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा होगा ना, कुछ x ट्रांसपोज ax से होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उस तरह से कुछ होगा। तो मुझे लगता है इसका मुझे अभी देखना पड़ेगा, ट्राई कर सकते हो, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो यहाँ से निकालोगे तो ये क्या आएगी, ये ट्रेस ऑफ ए, ये तो एक नंबर है ना, मैट्रिक्स तो है ही नहीं। ये जो क्यू ए है ये तो कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, ए स्क्वायर का ट्रेस कोई नंबर है, ट्रेस ए का स्क्वायर कोई नंबर है, ये तो नंबर आएगा, मैट्रिक्स तो आएगी नहीं। अच्छा वहां से मैट्रिक्स बना सकते हैं आप एग्जैक्टली, बीच से ना जो मैट्रिक्स बनेगी उसके हिसाब से फिर हाँ उस वैसा फिर बना सकते हैं आप। यस, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स तो हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, काम करो आप ना, यू टेक वन मैट्रिक्स, कोई ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। आपने ट्राई किया इसको, कोशिश कैसे किया आपने ट्राई? हाँ नहीं, जब आप ट्रेस ए निकालोगे कितने वेरिएबल आएगा यहाँ पे, जो आपके पास ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे ना टोटल। ए ट्रांसपोज ए मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए, हाँ मतलब वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा ना, तो वही तो करना, चेक करो वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, इसको आप ट्राई करके, मुझे लग रहा है कि ट्राई करके देखना, देख लो। तो मान लो ऐसा है, सपोज ए बी सी डी ई एफ, मान लो ये है। अब आप ए ट्रांसपोज निकालो और इसको ऐड करो इसके साथ, तो क्या बनेगी, और उसको स्केलर होने के लिए क्या क्या इक्वेशंस आएगा, वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगी ना। ये हो गया। और जब आप a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल रहे होंगे, जब आप a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सो यहाँ से यहाँ तो 2a डायगोनल तो सेम रहता है ना, बाकी चेंज होंगे यहाँ पे। सो b प्लस डी, फिर यहाँ g प्लस सी, यहाँ पे d प्लस बी है ना, f प्लस एच, g प्लस सी, एंड देन यहाँ हो गया h प्लस f। अब ये आप कह रहे हो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो, ठीक। तो एक तो a बराबर आर बाई टू हो जाएगी, e बराबर आर बाई टू हो गई, और i बराबर आर बाई टू हो गई, आर आई दे रखा है तो अगर वैसा है तो। और उसके बाद सॉर्ट करोगे आप तो b इज इक्वल टू माइनस डी, g इज इक्वल टू माइनस सी, h इज इक्वल टू माइनस एफ। तो बताओ अभी 9 अननोन से अब कितने अननोन रह जाएंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 रह गए ना, अब 4, तो 4 प्लस 4 की वहां मैट्रिक्स नहीं निकल आ जाएगी, तो वहां से नहीं आ जाएगा है ना। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालोगे तो वो 4 वेरिएबल्स उसमें रहेंगे एक्चुअली, तो 4 प्लस 4 की वहां से मैट्रिक्स आएगी, तो उससे आ जाएगा। आगे ट्राई करके देखो आप। कह रहा है ए बी एम क्रॉस इन मैट्रिक्स सच दैट कि
है ना. सो ये बोल रहा है कि ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट क्या है, फर्स्ट आर रोज ऑफ ए आर, फर्स्ट आर रो लिनियरली इंडिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, वेयर आर लेस देन एम है, एस लेस देन एन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो अगर आर रोज इंडिपेंडेंट है उस मैट्रिक्स के, फर्स्ट आर रो इंडिपेंडेंट है, एक कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स एग्जांपल के थ्रू भी किया जा सकता है इस तरह क्वेश्चंस. सो एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास एम क्रॉस एन की जिसके फर्स्ट आर रो इंडिपेंडेंट है और फर्स्ट एस कॉलम इंडिपेंडेंट है. तो आप रैंक का डेफिनेशन जानते हो कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम. तो रैंक एटलीस्ट आर होंगी और कॉलम एटलीस्ट सॉरी मतलब जो रो रैंक है वो एटलीस्ट आर होंगी और कॉलम रैंक एटलीस्ट एस होगी. सो रैंक एक्चुअल क्या होगा, इसने बस ये ना फर्स्ट आर कॉलम है फर्स्ट एस, क्या पता उसके बाद भी कोई इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है. इसने गारंटी तो बस फर्स्ट वाली फर्स्ट आर फर्स्ट एस की दी है, ये चीज है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है. सो रैंक ऑफ ए इज एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ आर कॉमा एस. मैक्सिमम आर एस तो नहीं होगा. अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि एटलीस्ट आर सॉरी एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ रो इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे रो डिपेंडेंट है, ठीक, और एग्जैक्टली एस इंडिपेंडेंट है और बाकी क्या बोलूं उसको मैं डिपेंडेंट है. तो मतलब आर और एस में क्या रिलेशन हो जाएगा. तो इसको ये कि मैंने एग्जांपल तो मतलब एटलीस्ट मैथ्स वाला मैथ्स में सूटेबल लग रहा था ना, क्योंकि हम लोग मिनिमम की तरफ जाते हैं. हाँ हाँ लेकिन हमने ये ऑप्शन करेक्ट किया होगा. नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, समझिए, क्योंकि तो रैंक जो होगी ना वो क्या होगी, आर एस की क्या होनी चाहिए. चलो एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ इसका. इसने कहा एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो मान लो मैं लेता हूँ 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए, और आर को तुम चलो 2 ले लो और एस को क्या ले सकते हो, चलो 1 ले लो. ठीक, समझो. अभी इसने कहा एटलीस्ट एस कॉलम इंडिपेंडेंट है, ठीक, और इस देखो मैं समझो फिर से बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारे हिसाब से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो. तो मैं इसे बोल रहा है कि फर्स्ट 2 रो इंडिपेंडेंट है, तो 1 0 0, अच्छा मैं क्या बना रहा हूँ 3 क्रॉस 4 का ना, 3 रो 4 कॉलम, ठीक. फर्स्ट 2 रो लिनियरली इंडिपेंडेंट है 0 0 0, अच्छा फर्स्ट 2 रो लिनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ फिक्स कर रखा है ना, फर्स्ट 2 रो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट 2 रो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, है. अभी समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि या इसको भी 0 ले ले, इसको 0 ले लो. तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट 2 रो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, यस, और फर्स्ट 2 कॉलम लिनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी फर्स्ट कॉलम यहाँ एस का मतलब क्या था, फर्स्ट एस कॉलम इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट कॉलम इंडिपेंडेंट है एंड फर्स्ट 2 रो आर इंडिपेंडेंट. सो हमने बनाए फर्स्ट कॉलम इंडिपेंडेंट है, एस इज 1 तो फर्स्ट कॉलम इंडिपेंडेंट है, आर इज 2 तो फर्स्ट 2 रोज आर इंडिपेंडेंट. व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो इस 1 2 में क्या रिलेशन है, ये 2 इस आर और इसके साथ कैसे इसको मैच कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मिनिमम ऑफ आर कॉमा एस. हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि एग्जैक्टली नहीं बोला है, क्या दिक्कत ये है, इसने ये नहीं कहा एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ रो इंडिपेंडेंट है, एग्जैक्टली एस नंबर ऑफ कॉलम इंडिपेंडेंट. अगर ऐसा होता तो आर एस इक्वल हो जाते एक्चुअली, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में जितने रो इंडिपेंडेंट होंगे उतनी ही कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे और वही रो रैंक इक्वल होता है. तो ऐसा नहीं होगा रो रैंक और कॉलम रैंक डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो यहाँ पे एक्चुअली रो रैंक 2 है, कॉलम रैंक भी 2 है एक्चुअली, क्योंकि ये वाला इंडिपेंडेंट है, ये और ये इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन चूंकि उसने ये बोला होगा कि फर्स्ट आर रो इंडिपेंडेंट, मैंने बनाया फर्स्ट आर रो इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट एस कॉलम इंडिपेंडेंट, फर्स्ट एस, बाद वाले भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हो सकते हैं, यहाँ पे है. सो दैट्स ऑल, इसलिए मैक्सिमम होगा यहाँ पे. एक्चुअली मैंने मुझे एग्जांपल ली थी उसमें एस डाला था और आर, तो अब वो बना लेते हैं, वही बना के दिखा देता हूँ. तो एक बना देता हूँ, चलो आप जो कह रहे हैं वो बना देते हैं, तभी हो जाएगा, है ना, ठीक है ना. तो पूरा एटलीस्ट मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम या उससे ज्यादा होगा एक्चुअली रैंक. तो भी कह रहा है कि द सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय फर्स्ट आर रोज एंड फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए हैज, क्या बोल रहा है, हैज रैंक मिनिमम आर एस. अब जरा समझो, अब इसी एग्जांपल, यस व्हाई नॉट, हाँ. सो आप यही एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लो कि इसने कहा है पहले आर रो और क्या क्वेश्चन बोला है, मैट्रिक्स बाय फर्स्ट आर रो
एंड फर्स्ट एस कॉलम से जो मैट्रिक्स बन रही है, इसकी रैंक कितनी है? जो व्हाइट कलर से मैंने वो किया, इसकी रैंक कितनी है? नहीं सर, अच्छा छोटे वाला बॉक्स लेना है। रुको रुको, इसने कहा क्या है, एक से देख लेते हैं। इसने कहा है कि सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय फर्स्ट आर रो, ठीक है, फर्स्ट आर रो से जो बन रहा है और फर्स्ट एस कॉलम से जो बन रहा है, ठीक है, उससे जो सब मैट्रिक्स बन रहा है, तो फर्स्ट टू रो एंड ये फर्स्ट कॉलम पूरा नहीं ले सकते क्योंकि मैट्रिक्स बनाने हैं ना, तो मैट्रिक्स ऑर्डर्ड होते हैं, तो यही लेना पड़ेगा। जो व्हाइट कलर से मैंने वो किया है, ये मैट्रिक्स है मेरा व्हाइट कलर वाला। अब बताइए, हाँ फर्स्ट टू रो है, हाँ एक मिनट, एक रुको, फर्स्ट टू रो एंड फर्स्ट, अच्छा एक मिनट, हाँ मुझे फर्स्ट टू रो एंड फर्स्ट कॉलम इसका इंटरसेक्शन लेना है ना, ओके एक मिनट, फर्स्ट टू रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसने कहा कि फर्स्ट आर रो एंड फर्स्ट एस कॉलम से जो मैट्रिक्स बन रही है, तो फर्स्ट टू रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो कॉमन है, तो कॉमन क्या बनेगा? ये वाला, अच्छा अच्छा हाँ, तो कॉमन ये हो गया, सब मैट्रिक्स बोला है ना, तो मान लो सब मैट्रिक्स जो निकल के आ गई वो 1 0 निकल के आ गई। इसकी रैंक कितनी है? हाँ तो इसकी रैंक 1 है, तो रैंक 1 किसके इक्वल है ना, तो मिनिमम ही आएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम ही दिया, बस जितने लोग उतना हो जाएगा, हाँ तो बस यही कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसी हो गया, बाकी इसमें हो जाएगा ना, सही ठीक है। इसमें क्या है कि इट इज नोन दैट x इज इक्वल टू x नॉट, जो कि 2x2 मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज इंटीजर से आ रहे हैं, तो एक x नॉट जो मैट्रिक्स है 2x2 की और एंट्रीज इंटीजर से आ रहे हैं, ये एक क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ax माइनस xa बराबर a का सॉल्यूशन है, 2x2 की मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज, और ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ax नॉट माइनस x नॉट a बराबर a फॉर सम a बिलोंग्स टू दीस थ्री एलिमेंट्स। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट, कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू x नॉट की डिटर्मिनेंट नहीं हो सकती है, और फॉर सम x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू दिस बोल रहा है ना, तो एक काम काहे नहीं करते आप, सम बोल रहा है ना ये, तो अगर मान लो मैं a के प्लेस पे ये लेता हूं तो क्या सिचुएशन आती है, a की जगह मैं ये मैट्रिक्स रख दूं तो क्या होगी, a मैट्रिक्स में ये लेता हूं तो x आ जाएगी, x क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है ना, तो a के प्लेस पे आप ये रखो, रख दो, तो x मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, हाँ कितने इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे, 4 अननोन है 1 2 3, तो उससे एक्सप्लिसिटली x निकल के आ जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, रुको, सो दूसरा तरीका अगर ट्राई करेंगे ax माइनस xa, तो प्रोडक्ट का ट्रेस क्या होता है, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल रहता है, ट्रेस इक्वल रहता है, ab और ba का ट्रेस इक्वल होता है, हाँ तो बता सोच के ab और ba में क्या रिलेशन है, so ab and ba has same characteristic polynomial, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो मान लो ab a n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और b भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ab और ba के आइगन वैल्यू सेम होती है, तो आइगन वैल्यू सेम होती है यहाँ पे, तो मैं अगर बात करूं तो a की आइगन वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी, सो a की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दूं यहाँ पे, तो ax माइनस xa का डिटर्मिनेंट a भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, चलो तो ए तो हमें, अच्छा ए हमारे पास, ए हम कुछ भी नहीं ले सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्शन ये एक्चुअली है कि ए इनमें से ही लेना पड़ेगा, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पे, क्या इसके क्या आएगी, मल्टीपल है, ठीक है मल्टीपल है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड रो मल्टीपल है, डिटर्मिनेंट 0 है, इसका इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो ए हाँ, सो ax माइनस x से क्या सेम डिटर्मिनेंट, a की डिटर्मिनेंट तो 0 ही है, और a का अगर डिटर्मिनेंट 0 है, यहाँ से
मैंने मतलब कि आइगन वैल्यूज वगैरह भी सोचा था करने का, पर भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आइगन वैल्यू ए का पता है ना आपको, वो जीरो हो गया ना, जीरो कर देगा एक आइगन वैल्यू। तो इसमें एक आइगन वैल्यू 0 होगी और दूसरी आइगन वैल्यू क्या आएगी? मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ax माइनस आइगन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ऐसे सब कुछ करना। हाँ पर वो ax और x की आइगन वैल्यूज तो सेम होंगी, तो फिर हो जाएगा एक वैसे ही हमें पता है हाँ तो एक की आइगन वैल्यू 0 है 0 है। ए बी और बी ए का ट्रेस इक्वल होता है, हाँ है ना? हाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यूज भी सेम है। तो ट्रेस भी सेम है। फिर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो अगर मैं ट्रेस के हिसाब से सोचने की कोशिश करूं तो ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए बराबर ट्रेस ऑफ ए। ए का ट्रेस तो सब में क्या है? अच्छा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ट्रेस ऑफ ए एक्स यहाँ से आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ए का ट्रेस हमेशा 0 होगा, फिर तो यहाँ पे नहीं 0 होना चाहिए। ए एक्स और एक्स ए का ट्रेस हमेशा इक्वल है, तो ए का ट्रेस हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स और एक्स का ट्रेस 0 है, लेकिन यहाँ पे ट्रेस 0 नहीं है। तो इसका मतलब कि हम सिर्फ a का फर्स्ट वैल्यू ए का a की फर्स्ट वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, ट्रेस एक्स में लगा रहा हूँ मैं, मान लो ट्रेस दोनों ऑपरेट किया तो ट्रेस ए एक्स माइनस ट्रेस एक्स ए सब स्क्वायर में बराबर ट्रेस ए। ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ये सेम है, ये 0 हो गई, तो ए का ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। और इसमें यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है? फॉर, वरना फॉर ऑल लिखा होता, तो यहाँ फॉर सम का मतलब हो सकता है कि एक ही सेटिस्फाई कर रहा हो, नॉट ऑल। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर सम इज लाइक देयर एग्जिस्ट, ये जो फॉर सम वर्ड है ये इसका देयर एग्जिस्ट जैसा है एक्चुअली, तो यहाँ मतलब है देयर एग्जिस्ट। सो इसमें सिर्फ यही वाला मैट्रिक्स वैलिड है, बाकी मैट्रिक्स वैलिड नहीं है। सो ए आपने पता कर लिया, तो ए जो होगा यही होगा, और अगर ए यही होगा तो इसके केस में देखो बोल रहा है कौन सा पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर डिटरमिनेंट ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट के लिए एक्स निकाल लो, ए पुट करके, एक ही तो पुट करना है आपको, ये पुट करो क्या होता है, ए की जगह पुट कर दो एक्स, मान लो एबीसीडी, एक्स मैट्रिक्स मान लो एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी 4 एलिमेंट है। सॉल्व करोगे ये भी 2+2 मैट्रिक्स, ये भी 2+2, कंपेयर करोगे 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल है, तो सॉल्व करके आपका एबीसीडी निकल के आ जाएगा इजीली, उससे एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक्स मैट्रिक्स से निकालो डिटरमिनेंट क्या होता है। तो वैसे चलो मैंने निकाल के देखा, ट्रेस ऑफ एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए इक्वल है बराबर ट्रेस ए के, ओके, तो एक्स इसके सॉल्यूशन है, एक्स और एक्स ए का ट्रेस तो 0 होगा, तो यहाँ पर मतलब यहाँ फिर पता है यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, अगर ये ए रखेंगे ना तो एक पॉसिबिलिटी है, तो अगर एक्स 0 मैट्रिक्स हो गया तो, अच्छा 0 मैट्रिक्स हो गया तो 0 0 हो जाएगी, ए 0 मैट्रिक्स, तो ट्राई नहीं करेंगे फिर तो, तरीके बहुत सारे हमारे पास। ए के बारे में कुछ बोलते हैं, ए में डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 यहाँ पे नॉन 0 है ना, मतलब मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ चाहो तो आप इसमें, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बनानी है, पर ये और की जगह 3 इक्वेशन में लिखेंगे। कैसे? जो वो सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है z + y = 1। अगर मैंने x मैट्रिक्स जो है x y हाँ कोई बात x नहीं, y z w वैसे, ठीक है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन आई है z + y = 1, फिर आई है 2y + w - x = 1, और फिर आई है x + 2z - w। तो इक्वेशन आपकी y + z = 1। ठीक है कोई बात नहीं, तुम तीन को यूज करो, एक वेरिएबल आएगा, मतलब एक्स ऐसे इनफिनिटली मेनी हो सकता है, तो एक्स इज नॉट यूनिक, हो सकता है यहाँ पे एक्स यूनिक ना हो, तो वो एक्स क्या बन के आया आपका, एक्स मैट्रिक्स क्या बन के आया, हाँ उसको करो एक बार, तो एक्स में एक वेरिएबल बचा रहेगा, जैसे आप कह रहे हो 3 इक्वेशन आई है तो 3 वेरिएबल को कम कर देगा वो, तो एक वेरिएबल रहेगा उसमें, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से डिटरमिनेंट निकालो, फिर देखो क्या हो सकता है डिटरमिनेंट। ये तो पूछा इसमें कौन सा नहीं हो सकता है, तो कौन सा, हमें ऑप्शंस में से चूज करना है ना, इनमें से कौन सी करना हाँ इनमें से ही पूछना है कौन सा नहीं हो सकती डिटरमिनेंट, उसकी गारंटी क्या है, तो क्या क्या हो सकती है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। करके देखो, तो कल भी क्लास है, आप तब पूछ सकते हो, ट्राई करके आओ पहले, ये है जो क्वेश्चन बस है, पहले भी ट्राई करके आओ, जैसे मैंने हिंट दिया फिर ट्राई करो, हो जाने चाहिए, उसके बाद है ना बाद में एक दो बार और सॉल्व करके देख लो, नहीं तो ऐसा लगेगा हो गया है लेकिन एग्जाम में फिर फंस जाओगे या बाद में नहीं होगा, सो इमीडिएटली तो 3 बार सॉल्व करो। है मुझे। अच्छा अभी जो एक बार इक्वेशन लिखोगे हाँ बताओ, z + y = हमारी x मैट्रिक्स मैंने लिखी x y z, तो ये x y z, तो z + y = 1, और दूसरी इक्वेशन बनी है 2y + w - x = 1 - x = 1, और ये है x + 2z - w = 1, x + 2z - w = 1। तो लास्ट टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास z + y = 1/2, तो नो सॉल्यूशन आ गया फिर तो मतलब नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इसका तो कुछ गड़बड़ है, अगर ऐसा होगा तो आंसर दिया हुआ है डी वाला करेक्ट, मतलब कि सिर्फ
determinant of x naught equals to 10. अरे एक मिनट तुम्हें ये कैसे आ गया? एक मिनट रुको, तुमने गलत बताया। तुम ऐड करो, इसको ऐड करो। तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना इसके पास, इनफाइनाइट। हाँ तो यहाँ से इसको रिड्यूस करो तो 1 2 3 तीन इक्वेशन आई ना। तो यहाँ से z प्लस वाई हमारा 1 है, तो जेड वाई चलो यहाँ से एक वेरिएबल कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, y की वैल्यू या z की वैल्यू y के टर्म में लिख देता हूँ, y की वैल्यू z के टर्म में लिख दो, कोई भी एक लिख लो। तो यहाँ पे अब मुझे z हटा देना है, तो यहाँ पे z रख दो y के टर्म में, रिड्यूस करो तो एक वेरिएबल कम हो जाएंगे ना, ये है। अब इन दोनों पे इनमें पुट करो क्या आता है, यहाँ पुट करेंगे 2 टाइम, नहीं नहीं मुझे एक वेरिएबल रिड्यूस करना है ना, तो वेरिएबल रिड्यूस क्या, 2 वेरिएबल कम होंगे, 3 वेरिएबल कम होंगे, इन दोनों से वही आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही है ना। तो यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लो ना, क्या बनता है ये बोलना चाह रहा हूँ। इस वैल्यू का यूज करके ना वापस जो नीचे वाली दो इक्वेशन है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो गई तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल निकाल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि z की वैल्यू हो गई 1 माइनस वाई, ठीक। तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स माइनस 2y। और यहाँ पे ये कह रहे हो आप कि z और y निकल गया, अगर मैं z को 1 माइनस वाई रखूंगा तो सेम ही बन जाएगी, यही आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये मैट्रिक्स अभी निकल के आया। ये 3 इक्वेशन है, लेकिन ये अगर ये दोनों, क्योंकि ये 3 डिपेंडेंट एक्चुअली, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। रैंक रिलेटिव सबसे जा सकते थे, चलो देखता हूँ देखो। तो इसका क्या आ जाएगा, x y z की जगह रख दो 1 माइनस वाई और w की जगह, तो इसमें 2 फ्री वेरिएबल है अभी तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिटर्मिनेंट अगर तुम निकालोगे x की, तो इस तरह तो 2 वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा। तो इसका रेंज कैसे निकालोगे, ये तो पूछा है क्या क्या हो सकता है। एक तो ध्यान तुम्हें रखना है कि x नॉट की सारी वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, ये है। और ax माइनस ax बराबर a प्लस एक्स ए, या एक्स ए बराबर ax माइनस ए। इन्वर्टिबल जरूरी नहीं, क्योंकि ए इन्वर्टिबल इन दोनों केसेस में है। यहाँ पे इन्वर्टिबल है ना, हाँ इन दोनों में इन्वर्टिबल है नहीं, ये डिटरमिनेंट इसका भी 0 है, इसका डिटरमिनेंट क्या है 2 है, इस तीनों का डिटरमिनेंट 0 है इसका मतलब ना। अच्छा तीनों का डिटरमिनेंट 0 है, तो तीनों की आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब हाँ एक आइगन वैल्यू 0 है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, अच्छा यहाँ से पहले सिंप्लीफाई करो, तो क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट। तो यहाँ पे हम इसको क्या वो कर सकते हैं, x इंटू आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2y माइनस y इंटू 1 माइनस वाई। तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, कुछ खास तो आएगा नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y प्लस वाई स्क्वायर। अब हाँ अच्छा, तो पूछा इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या नहीं हो सकती है, पूछा है ना। सो ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स माइनस वाई। अच्छा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तुम, क्या हमारी जो फॉर्म बनी है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 बनी है, इसका मतलब है कि ये क्या कहते हैं, दो एक साथ तो वेरिएबल है, एक साथ x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी x माइनस वाई प्लस 1 करके हम है ना, नेक्स्ट इंटीजर है, हाँ 0 कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 कर सकते हैं, ये 1 और 1 x माइनस वाई प्लस 1 6 कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 करके, लेकिन हम 10 नहीं कर सकते। एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का है, ये भी इंटीजर होगा श्योर है, और ये भी इंटीजर, क्योंकि xy इंटीजर है एक्चुअली, तो डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर। सो ये एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से m into m plus 1 है, तो m into m plus 1 तो ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सही बात तो हो गया, वैसे भी सही है हाँ। ये तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो अप्रोच और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक अप्रोच था, अप्रोच और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इज द नॉट पॉसिबल ना, ये 0 into 1 हो जाएगा, ये 1 into 2 हो जाएगा, ये 2 into 3 हो जाएगा, और ये 2 into 5 ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 कंसेक्यूटिव, ये आंसर है, डी आंसर है, ठीक है हाँ। हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये मेरा एक्स मैट्रिक्स आया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, इसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर इसको इन्होंने फैक्टराइज किया, तो ये फैक्टर आ गया, इसको
कहाँ? अच्छा वो जो क्वेश्चन है ना x a माइनस x a माइनस x a तो a जो है अरे मैडम तो ये वही तो, जैसे ये कैलकुलेशन कर रही थी, आप भी तो कर सकते हो, तो आप कहानी देख रहे होते हो, फिर इनमें डाउट आता है। नहीं सर मैंने कैलकुलेशन किया क्या किया है? मैंने सर मैंने x और x a को कैलकुलेशन किया तो माइनस किया तो इक्वेशन आ गई है इक्वेशन आई है। क्या इक्वेशन आए? ए आपने क्या रखा है इनमें से? अच्छा सर मैंने इसमें से मतलब x का एक कंसीडर किया है सर पहले अरे रुक जाओ, ए कौन सा लिया? ये ए इनमें से तीन में से कौन सा चूज किया आपने? हाँ ठीक है, पहले वाला चूज किया। एक्स क्या लिया? हाँ ए बी सी लिया। क्या इक्वेशन बन गया ये? ठीक है। और एक आई है वो a plus b equal to 1 आई है और देखो तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करो, ये तीन इक्वेशन आएगी सिंपल, ठीक है, ये तीन इक्वेशन आई है। हाँ तो चौथा वाला रिपीट, चौथा क्या है बताओ, फोर्थ वाला क्या है? माइनस टू सी। इसको सिंपलीफाई करके देखो, राइट में सबके वन बनाओ, देखो क्या बन रहा है, यही इक्वेशन बनेगी। तुमने एबीसी लिया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स तुम्हारा ए है, वाई तुम्हारा बी है, जेड तुम्हारा सी है और डब्ल्यू तुम्हारा डी है, यही इक्वेशन आएगी तीनों। चौथा वाला रिपीट कर रहा हो जैसे उन्होंने बताया मुझे। हाँ तो यहाँ बी यहाँ भी नहीं है। अरे बी यहाँ भी तो नहीं है, बी फोर्थ वाले में, ये तो है फोर्थ, बी नहीं है इसमें इक्वेशन में। अरे कुछ भी है, तुम कैलकुलेशन आगे करो ना। मान लो इस तरह की इक्वेशन आई, तो मैट्रिक्स को रिड्यूस करो, उसको ए बी के टर्म में लाओ, उसको जितने वेरिएबल कम कर सकते हो कम करो ना, और रिड्यूस करके डिटरमिनेंट निकालो। अच्छा पहले मैं निकाल दिया फिर अच्छा आपने उसको बस x minus y फिर वो डिटरमिनेंट कैसे निकाला डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? नहीं अरे नहीं सर मैं क्या बोल रहा था मतलब ये डिटरमिनेंट टेन नहीं होगा ये कैसे ये डिटरमिनेंट निकाला गया है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगी। अब ये x माइनस वाई एक इंटीजर है, x माइनस वाई प्लस वन क्या होगा? उसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर है। x माइनस वाई इज m, यहाँ लिखा तो है x माइनस वाई, मान लो m है तो m इंटू m प्लस वन है। क्या मैं 10 को ऐसा लिख सकता हूँ m इंटू m प्लस वन? 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या 5 टू कंसेक्यूटिव नंबर है? इसमें ये मान लो m है, अगला m प्लस वन है, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। पहले तुम सीखो, जो बता रहा हूँ उसको सीखो, ये भी तुम्हारा डाउट, जो डाउट अभी चल रहा है ये भी आपके डाउट ही होंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चल रहा है ये सब आपके डाउट ही होंगे, अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ। हाँ तो द थिंग इज, देखो मैं एक ट्रूथ बताता हूँ, जैसे क्या है, आपका लेवल मान लो 15% है, या चलो मान लो आपका 50% है, और किसी बच्चे का लेवल 80% है, तो उस बच्चे का जो 20% डाउट है वो आपके 20% डाउट होंगे। तो उस 20% को आप सीखो, और जो 20% जो आप सीखोगे वो आप अपने, मैं समझना क्या बोल रहा हूँ, मान लो आपका नॉलेज 50% है तो आपको 50% सीखने की जरूरत है। किसी बच्चा 80% तक पहुंच चुका है तो उसको 20% सीखने की जरूरत है, तो वो जो 20% आप सीखोगे वो अपने 50% पे अप्लाई कर सकते हो, ये चीज है ना। तो उसमें आपके सारे डाउट, तो थिंग इज आप सीखने की कोशिश करो, आप ये इंसिस्ट मत करो मेरे डाउट बता, मेरे डाउट बता दो। मैं आपको हर बार बोला हूँ, अगर आपके सामने मैं 1 लाख क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा तब भी आप जो हो वही रहोगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना होगा कि आपके पास सॉल्यूशन आ गए हैं, और वो सॉल्यूशन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा अनलेस यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस रिपीटेडली मेनी टाइम्स। तो द थिंग इज आप जितना सॉल्व करोगे वो ज्यादा हेल्प करेगा देन मैं जितना सॉल्व कर रहा हूँ। द थिंग इज आपको सीखना है कि आप क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो सीखने जो अभी बता रहा हूँ इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, और उसको लगाओ उन क्वेश्चंस पे जो आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चंस हुए नहीं हुए, जरूरी आप सीखे कितना वो देखो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस भी आपके डाउट ही होंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको सीखो, जब ये सब हो जाए तो इससे जो सीखोगे आपके जो डाउट उसमें ज्यादा डाउट ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ज्यादातर डाउट आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे अपना इजीली, है ना। इसमें आपके भी डाउट इजीली सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे। वर्टिकल ना नहीं चला गया, तो हाँ ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n मोर देन इक्वल टू 2, ठीक है। m and r डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन r व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर n है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर n है जिसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक। और m and r हमें पता ही है n क्रॉस n मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द वेक्टर स्पेस m and r कैन, हाँ सो तो क्या यहाँ पे करना है अभी आपको देखना, अच्छा डी फॉर डेली ये वाले, ओके ठीक है। फॉर एनी सबस्पेस W, so for any subspace W of M and R there exists a linear transformation, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी सबस्पेस ले लो इसका, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलेगा आपको इस तरीके से, विथ W एज इट्स इमेज। W क्या है, अरे यहाँ बता रहा सबस्पेस, अच्छा अच्छा हाँ, W इज अ सबस्पेस। सो फॉर एनी सबस्पेस W ऑफ M and R, आप कोई भी एक सबस्पेस ले लो W का, कोई भी सबस्पेस, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना ये, फॉर ऑल तो कह नहीं रहा है। सो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ढूंढना है आपको, तो आप कोई पर्टिकुलर बना लो, एक एग्जांपल ले लो, तो एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा जहां W को इमेज बना देंगे, W विथ W एज इट्स इमेज। तुम W फिक्स करो और उसके करस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। मान लो M2R है, M2R क्या है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, ठीक। सो M2R इज सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, इस तरह से है, जहां ABCD क्या बता रखा है इसने, R पे ना रियल नंबर्स है। सो ये M2R है, इसका कोई भी एक सबस्पेस बताओ W आप। सबस्पेस क्या होता है, इसका डायमेंशन अभी 4 है ना, 4 वेरिएबल यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन 4 है। तो सबस्पेस क्या है, ये हर वेक्टर स्पेस खुद का सबस्पेस है ना, तो ये भी सबस्पेस में, ये भी खुद भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी सबस्पेस मान सकते हो, तो ट्रिवियल हो जाएगा। तो इसको अगर सबस्पेस लेके चलोगे तो आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा हमें, है ना। मान लो ये ले लो A00A फॉर एग्जांपल, A बिलोंग्स टू R, तो ये एक सबस्पेस है जिसका डायमेंशन क्या होगा 1। हाँ तो बताओ इसका इमेज बनाना है, एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है जिसमें ये इमेज हो जाए, इमेज होने का मतलब है 1001 बन जाए इमेज। सो ऐसा बना सकते हो आप, वो बनाना है मुझे, एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, जनरेट करना है, जो कि क्या था M2R था, क्या लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, इसने क्या बोल रखा है कि T एट मैट्रिक्स है ना, T एट मैट्रिक्स। सो T साथ में कोई मैट्रिक्स ले लोगे, मान लो A ले लिया फॉर एग्जांपल, सो TA को क्या लोगे, A तुम्हारा ये मैट्रिक्स हो जाएगी, इसमें से कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले चलो, तो इमेज सेट वो बन जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन हमें पहले इसको ट्रू दिखाना है कि फॉल्स दिखाना है, फॉल्स दिखाना काउंटर एग्जाम, फॉल्स काउंटर एग्जाम पे ट्राई करेंगे, ट्रू है तो प्रूफ है ना, ट्रू है तो प्रूफ ट्राई करना पड़ेगा, ये है। सो अगर हम ट्रू दिखाने की कोशिश करेंगे हाँ मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया मैंने, बहुत सारे सबस्पेस हो सकते हैं, हाँ वही ये थ्योरम ही है, हाँ तो मतलब कोई भी एक रैंडम सबस्पेस ले लो, तो मतलब ये बोल रहा है कि एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर बना पाओगे आप जिसके इमेज में ये आएगा, तो ये रिजल्ट ही मतलब है, उसको प्रूफ लिखना पड़ेगा, ये है यहाँ पे। सो तुम एग्जांपल के थ्रू ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा जनरल प्रूफ भी आप ट्राई कर सकते हो। सो मतलब ये हाँ यस जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनेगी वो स्पेस के बराबर आएगी एग्जैक्टली, उसके बेसिस के एलिमेंट बन जाएंगे या तो सब स्पेस के, तो ये थ्योरम ही होगा, ये है। इसमें क्या है कि U भी सबस्पेस ऑफ RQ डिफाइंड बाय, U भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें कहाँ डाउट है, तो दो सबस्पेस है ना,
कह रहा तुमने हमें ये दे दिया है ना, उसमें कंडीशन दे दी, हाँ, फिर ऐसे ही नहीं दे दिया। हालांकि अगर वो थ्योरम आपको याद हो गया पिछले वाला थ्योरम, तो उससे तो ऐसे ही पता चलेगा। मान लो आर क्यू आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, आर क्यू का यू भी क्या है, सब स्पेस है, तो थ्योरम कहता है कि हर सब स्पेस के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मिलेगा ही जिसका इमेज वो सब स्पेस होगा। तो मतलब यू के लिए मुझे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 मिल सकता है जिसका इमेज यू हो जाएगा, वी सब स्पेस के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 मिल सकता है जिसका इमेज वी हो जाएगा। तो ये तो थ्योरम जैसे हो गया। वो अगर वो थ्योरम याद है तो वैसे ही होता है, जब पीवाई को बहुत सारे सॉल्व कर लोगे ना तो उससे बहुत सारे थ्योरम भी निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट आपको याद हो जाएंगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, इसको एज हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आया है एक्चुअली वो, लेकिन वो स्टेटमेंट आपको रिपीटेडली सॉल्व करोगे स्टेटमेंट याद हो जाएगा एज थ्योरम, तो फ्यूचर में कभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिले या वैसा स्टेटमेंट मिले तो डायरेक्टली यूज कर पाओगे। जैसे ये स्टेटमेंट जो तीसरा वाला पॉइंट यहाँ यूज कर रहे हैं, कह रहा है एक ऐसा इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब इन्वर्टिबल बोल दिया, अब पहले सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, अब इन्वर्टिबल बोल दिया, तो इन्वर्टिबल बोलने का मतलब ये हो गया जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी अब उसकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए, या रैंक समझो 3 होनी चाहिए, है ना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैंक 3 होनी चाहिए, नलिटी 0 होनी चाहिए। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u इक्वल्स टू v कर दिया ना, अच्छा यहाँ थोड़ा ओ यहाँ चेंज कर दिया, हाँ, सो देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें tu v के इक्वल हो जाएगा। अब ये कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां t भी u के इक्वल हो जाए। अच्छा, तो ये चेंज ऑफ बेसिस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, उसमें देखते हैं। तो अब कह रहा है सी वाला कि अगर tu इंटरसेक्शन v नॉन जीरो है तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, मतलब फैक्टराइज नहीं कर सकते आप। अगर tu इंटरसेक्शन v नॉन जीरो है, जीरो स्पेस नहीं है मतलब, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगी t की ना, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, लीनियर फैक्टर में नहीं लिख सकते, कहना चाह रहा है। एंड एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t मिलेगा जहां पे tu v के इक्वल हो जाएगा, एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t वेनिसेस एट 1, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो 0 हो जाएगी 1 पे। तो चलो देखो इसमें कुछ खास है नहीं, एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखो तो यहां से आप निकाल सकते हो u जो वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन कितना है। तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल कम कर लेंगे आप, तो यहाँ 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ से कम हो जाएगा, तो डायमेंशन इसकी 2 है ना, सो मतलब इसकी डायमेंशन 2 है, ठीक है। सो इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है। तो जब डायमेंशन 2 है, डायमेंशन 2 है तो मिल तो जाएगा वो एक, जैसे अगर बेसिस में हालांकि अलग अलग एलिमेंट होगा, अगर सेम एलिमेंट होता मान लो तो फिर वो आइडेंटिटी मिल जाता मुझे, अगर इसके बेसिस कॉमन होते तो मैं टी यू बराबर टी वी हो जाता, मतलब टी यू बराबर यू हो जाता, उस तरह समझ लो ये है। अगर नहीं है तो भी तो चेंज तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई कर तो देंगे ऐसे, क्योंकि इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 2 है, तो एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसमें बताओ जैसे क्या होता है, किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे रैंक चेंज नहीं होती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर b का रैंक 2 है और a का फुल रैंक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स n रैंक है, b भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स इसका रैंक मान लो r है, a का रैंक n है, b का रैंक r है, तो a इंटू b का रैंक क्या होगा, r होगा, r लेस देन n है और n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे तो काम करो, इसका बेसिस लिख लो और इसका बेसिस लिख लो और उसके हिसाब से हम ट्राई करते हैं बनाने का। ये सब थ्योरम्स ही हैं, हम जो चूंकि एग्जांपल बना रहे हैं, अगर आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स क्लियर हो ना तो वैसे डायरेक्टली भी हो जाएंगे। ये है तो सो देयर इज एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये बोल रहा है क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, चूंकि डायमेंशन 2 2 है ना, तो मुझे लग रहा है इन्वर्टिबल मिल जाएगा तो मैप करवा देंगे, मुझे लग रहा है ए सही होगा बी गलत होगा। अच्छा हाँ बी गलत होगा। सो क्योंकि दोनों का यहाँ पर रैंक 2 है ना यूबी का, तो टी एक्स बराबर ए एक्स लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, टी एक्स बराबर ए एक्स। अब टी एक्स बराबर ए एक्स लिया तो अगर ए की रैंक 3 है, तो ए की रैंक अगर 3 है या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स रैंक 3 की है, सो टी एक्स मतलब एक्स की और ए एक्स की वो सेम रहेगी ना, रैंक सेम रहेगी। हाँ क्योंकि एक्स का जो ऐसे दूसरा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के रैंक के बराबर रहेगी। तो वही तो यहाँ पे है, टी यू और वी दोनों का रैंक क्या होगा, अगर इन्वर्टिबल मिल गया मुझे ए, मान लो मैट्रिक्स है, तो टी यू और वी का रैंक क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। अगर ए एक्स लेता हूँ, मान लो टी यू बराबर ए यू ले लेता हूँ और ए मैं लेता हूँ उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो बनाए जा सकते हैं, वो चेंज कर देगा उसको, ये है। तो इससे रिलेट कर पाएंगे हम, रैंक 2 है इसीलिए। हाँ यहाँ पर रैंक के बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन जो है इसका है ना, जो डायमेंशन है मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन वो 2 2 है, तो इन्वर्टिबल मिल जाएगा तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा ना, वो चीज़ है, तो डायमेंशन सेम रहेगा। हाँ सो क्योंकि टी यू भी एक वेक्टर ही आना है, ये भी एक वेक्टर ही है, तो चूंकि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल लेंगे ना तो वो डायमेंशन को चेंज नहीं करेगी एक्चुअली, तो दोनों डायमेंशन सेम रहेगी, तो ये ऐसा मिल जाएगा हमें, ये गलत है फिर बी। अब
यहाँ पे जो है टी यू इंटरसेक्शन भी नॉन, अच्छा इंटरसेक्शन में क्या है, ओके ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर रियल रूट्स मिलते हैं तो लीनियर फैक्टर मिल जाएगा, है ना। सो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई भी रियल रूट है ही नहीं एक्चुअली, ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, सो नो रियल आई, है ना। हाँ characteristic polynomial of t is not product of linear polynomial with real coefficient. अच्छा 3 क्रॉस 3 का है ना ये, तो कौन सा 3 क्रॉस 3 का है, यहाँ पे क्या बात कर रहा था, हाँ आर क्यू से आर क्यू में ना, ये जो टी है आपका वो कहाँ से कहाँ बात कर रहा है, ये टी कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा है, तो टी के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की, और 3 क्रॉस 3 की बनेगी, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के पास कितनी आइगन वैल्यू होंगी, 3 होंगी, और तीनों कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकते, है ना, कम से कम एक तो रियल होगा, क्योंकि अगर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है तो इसके पास एक रियल आइगन वैल्यू तो होगा ही, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 2 है हाँ, डायमेंशन 2 है तो फ्री वेरिएबल 2 है, तो नल स्पेस में एक एलिमेंट होगा ना उसका, फिर एक मिनट नल स्पेस की बात करेंगे, रैंक के बाद होता है इसमें नहीं, जो डायमेंशन है तो रैंक प्लस नलिटी बराबर है, तो रैंक हम तो उसकी बात कर रहे हैं, हमने इन्वर्टिबल लिया था ना, तो रैंक तो 3 था नलिटी 0 था, ये जो इन्वर्टिबल बोल रहे हो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब कहना चाह रहे हो, जो मैट्रिक्स हम बनेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो रैंक 3 की होगी, उसकी नलिटी 0 होगी एक्चुअली, हाँ नहीं आप समझ नहीं रहे एक्चुअली, मैं एक तो दो चीजें यहाँ पे है, डायमेंशन है वेक्टर का, रैंक है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब मैट्रिक्स बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं तो वेक्टर स्पेस या सबस्पेस का एलिमेंट है, तो नलिटी सबस्पेस का नलिटी होता ही नहीं है, सबस्पेस का रैंक होता ही नहीं है, सबस्पेस का डायमेंशन होता है, तो क्योंकि हम जब भी रैंक नलिटी की बात करेंगे तो टी के रैंक नलिटी की बात करेंगे, यूवी की नहीं, टी यू इमेज है यू का, टी यू इज इमेज सेट, जो इमेज सेट मान लो टी यू वी का इक्वल आ गया एग्जांपल के लिए, तो टी यू अगर वी है तो वी इंटरसेक्शन वी नॉन जीरो, मतलब वी और वी में मतलब कुछ ना कुछ, तो वी आ जाएगा, वी नॉन जीरो स्पेस हो जाएगा फिर, कि वी इज नॉट अ जीरो स्पेस, तो मतलब कुछ ना कुछ है ना कॉमन होगा, तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा बोला है कि देयर इज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां टी यू तो वी के इक्वल है, इसी में टी यू अगर वी के इक्वल तो वी नॉन जीरो हो जाता, देन एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी वेनिसेस एट 1, तो ये कहना चाह रहा है कि 1 एक आइगन वैल्यू है टी की, यहाँ कहना चाह रहा है कि 1 एक आइगन वैल्यू है टी की, साइन का मतलब हो गया कि 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी, और अगर टी की आइगन वैल्यू 1 है तो so there exists a linear transformation t rq से rq में such that tu is equal to v and the characteristic polynomial of t vanishes at 1, तो फिर समझो अगर टी यू वी के इक्वल होगा तो ये गारंटी है कि टी की रैंक 3 होगी, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि यू का डायमेंशन 2 था, वी का भी डायमेंशन 2 है, तो डायमेंशन प्रिजर्व रहेगी अगर टी जो है इन्वर्टिबल होगा, और टी इन्वर्टिबल होगा तो टी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 इसकी आइगन वैल्यू है, तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स ना, ओके टी एक्स बराबर ए एक्स, हाँ तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए एक्स बराबर एक्स, क्या टी यू बराबर यू हो जाएगा तब ऐसा बोल सकते हैं आइगन वैल्यू 1 होना, हाँ टी यू बराबर यू हो जाए तो एक आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी, एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा मुझे जहां पर टी यू बराबर वी हो जाएगी, सो यू भी अगर इक्वल है तो वैसा तो एक मिल जाएगा, हालांकि इक्वल तो नहीं है लेकिन दोनों का डायमेंशन अब इक्वल है, एक्जेक्टली इक्वल तो नहीं है, ए एक्स और ए की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी वेनिसेस एट 1, तो यार कंडीशन बस ध्यान रखना तुम्हें कि मतलब ये वाला कंडीशन पे क्या होगा
और इस वाले कंडीशन पे क्या होगा? तो ये तो सी गलत लग रहा है मुझे। So सिर्फ B वाला बोला। अच्छा, मतलब टी यू इंटरसेक्शन वी नॉन जीरो, मतलब टी यू और वी में कुछ कॉमन है, टी यू और वी में कुछ कॉमन है, तो then the characteristic polynomial of t is not product of linear polynomial, मतलब characteristic polynomial factorizable नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, हो जाएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे 3x3 का है ना, सो ये था पूछा गया है आपसे कौन सा ट्रू है, आर ट्रू, ओके। तो इसका एक इन्वर्टिबल मिल जाएगा, इन्वर्टिबल का मतलब है डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो, लेकिन टी तो यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है ना, क्वेश्चन ये है मेरा, जो टी है वो तो 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स बनाएगी, जब 3x3 का मैट्रिक्स बनाएगी तो आइगन वैल्यू तीनों कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? अच्छा नॉट प्रोडक्ट बोला है ना, देखो इसका क्या मतलब है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ बोलता तो ट्रू हो सकता था, लेकिन ना, अच्छा एक मिनट, इसमें ऐसा हो सकता है ना, एक्चुअली मुझे लगा ईच फैक्टर की बात कर रहा है, ओके ईच फैक्टर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में ईच फैक्टर लीनियर तो नहीं है, अगर हाँ ऐसा जरूरी नहीं है ना, हाँ लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो उसको नहीं बोल सकते लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि तीनों लीनियर आएगा तभी ऐसा बोल सकते हैं कि हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट है ना, इसने बोला है कि नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, तो एक फैक्टर लीनियर हो सकता है लेकिन दूसरा फैक्टर जरूरी थोड़ी लीनियर होगा, तो दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा एक्चुअली, तो इससे एक कंडीशन हो जाता है ये निकल के आएगी कि जो बाकी दो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो रियल होना ही है इसका, तो एक फैक्टर लीनियर होगा बट नॉट ऑल फैक्टर्स आर लीनियर, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 होगा फिर, कि दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो सेकंड फैक्टर इज क्वाड्रेटिक एक्चुअली। और तीसरा में ये मान लो टीयू बराबर है ना, तो एक पर्टिकुलर केस अज्यूम करके चलो कि मान लो यू भी अगर हमारे पास डायमेंशन सेम ही है ना दोनों का, तो डायमेंशन से भी तो एक आइगन वैल्यू 1 तो हो ही सकता है, एक 1 हो और बाकी चेंज कर लो, तो यहाँ से चेक करो, एक काम करो बना के देख लें, तो एक बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तुम एक वेरिएबल चेंज कर सकते हो, 2 3 4 है, यहाँ 1 2 5 है, ओके सो अरे ax बराबर लैम्डा एस, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये होगा जैसे tu बराबर au होगा फॉर एग्जांपल, और au बराबर v है ना, सो a की अगर आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू मान लो लैम्डा है ना, ax बराबर लैम्डा x होता है ना, तो a बराबर लैम्डा 1u हो जाएगा, दूसरा लैम्डा 2u लैम्डा 3u, इस तरीके से ना, तीन आइगन वैल्यू है तो एक 1 हो और बाकी कॉम्प्लेक्स हो, एक रियल आइगन तो होगा वो श्योर है, लेकिन ये 1 होगा वो कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब रैंक 3 है, तो t 3x3 की मैट्रिक्स है, रैंक 3 है, तो इसकी आइगन वैल्यू सारी नॉन जीरो होंगी, एक रियल होगा इसकी भी गारंटी है, सो हाउ टू प्रूव दैट वन रियल इज वन, तो दैट रियल रूट इज वन, ये देखना है, हो सकता है रिजल्ट मुझे भी याद नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो देखना पड़ेगा, जो एक्चुअली क्या है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम गेट दोनों से हटा रखा है, तो भाई मेरा प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, तो जैम गेट सिलेबस दोनों से हटा रखा है, वरना क्वेश्चन इतने आते रहते हैं, खुद ही रिवीजन होता रहता है, इसलिए मुझे बहुत टिप पे याद नहीं रिजल्ट बहुत सारे, बट इसका रिजल्ट कुछ होगा बट 1 आ जाएगा, और यहाँ चूंकि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होगा इसलिए ये ऑप्शन 2 है फिर, और यहाँ एक तो 1 है वो रियल एंट्री तो होंगी ही, यहाँ भी रियल एंट्री एक होंगी, तो इसलिए ट्रू है, बी तो कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट ही है, ये भी एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही तो है, सो ये चीज़ है, तो ये मिल तो जाएगा, ठीक है इसको आगे देखते हैं, थोड़ा ट्राई करता हूँ 1 क्यों आ रहा है, बाकी पे आते हैं, सो क्लास 9:30 तक है ना, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि V be the vector space of all polynomials in one variable of degree at most 10 with real coefficient, अच्छा V वेक्टर स्पेस है सारे पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल में जिसका डिग्री ज्यादा 10 है, अगर W1 एक सबस्पेस है V का कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5, ठीक है, W2 सबस्पेस है V का कंसिस्टिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल सच दैट सम ऑफ देयर कोएफिशिएंट इज 0, अच्छा तो यहाँ बोल रहा है कि W ऐसा इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, W is the smallest subspace of V containing both
W1 W2, ये कौन सा सबस्पेस होता है? स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2। जीरो हो गया नहीं, कंटेनिंग W1 W2 ना, W1 इंटरसेक्शन W2 स्मॉलेस्ट सबस्पेस है ना, कुछ नाम था, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग बोथ, मतलब W1 का भी सुपरसेट है, W2 का भी सुपरसेट है, वो कंटेन कर रहा है ना, मतलब W जो है, W1 इज सबसेट ऑफ W एंड W2 इज आल्सो सबसेट ऑफ W। क्या नाम था उस स्पेस का? यहाँ इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन होने के क्या है कि इसने कहा W कंटेन कर रहा है दोनों को, मतलब W कंटेन कर रहा है, मतलब W1 सबसेट ऑफ W, W2 सबसेट ऑफ W, इंटरसेक्शन का सबसेट खुद थोड़ी होगा। तो क्या बोलते, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसा कुछ बोलते थे, या क्या नाम था, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग टू सबस्पेसेस ना। तो पूछा क्या आपको, डायमेंशन W का क्या होगा? अच्छा W पे ही आ गया सीधा। क्या कर सकते हैं, तो देखो W और V को कंपेयर करो, चलो V और W को कंपेयर करो, W1 सबसे W2 का, W1 है पॉलिनोमियल डिग्री एटमॉस 5 है, W2, अच्छा ये तो चेक कर ही सकते हो, थर्ड ऑप्शन बताओ तुम चेक करके। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो हमारी पॉलिनोमियल बनेगी उसका सम ऑफ कोएफिशिएंट्स का 0 ही होगा। मतलब एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए। ठीक है चलो इसको नेक्स्ट क्लास से यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, कल भी क्लास होगी, 1 तारीख तक लगातार क्लासेस हैं, तो अभी कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास 9:30 से, थोड़ा ब्रेक ले लो। सो अभी इसको यहाँ हमने क्या हैंड रिटन वाला कर दिया, मतलब यहाँ तक कर दिया। सो यहाँ से कल डिस्कस करते हैं, हो तो जाएगा इतना पड़ेगा, तो इसमें क्योंकि ये थर्ड आसान है दिखाना, फोर्थ वाला भी आसान है, क्योंकि तुम्हें या तो एग्जाम्पल बनाओ, कोशिश करो इसको डिस्कार्ड करने का। W तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या है, W आई थिंक सम ऑफ सबस्पेस होगा या डायरेक्ट सम होता है, एक सम भी होता है डायरेक्ट सम भी होता है, उससे हो जाएगा। बट देखते हैं इसको, कल यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ अभी। तो बाकी ये तुम ग्रुप में ही भेज सकते हो या सानी पटलिस भेजो, सॉल्व कर लेगी, तो है ना। तो सॉल्व करो जो भी अभी PYQ के नेट के हैं, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स मैं भी करवाऊंगा बाद में, अगर होगा तो पहले वो करवा देंगे, जो रह जाएगा बाद में देखूंगा मैं क्या करवा सकता हूँ, तो वो भी है, पहले उनको जितना करवा पा रहे हैं उनको करने दो, अभी क्लासेस चलेगी एग्जाम तक, तो ठीक है। सो अभी इसको कंप्लीट करो, जितने लीनियर के और रियल के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो, उसको कंप्लीट करो, और फिर हम लोग कभी कंटिन्यू चलेगा क्लास, तो अभी कल भी क्लास सेम टाइम पे 8 to 9:30 जो है वो चलेगा। अभी स्टॉप करता हूँ इस बैच को, ठीक है ना।